हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि एलएसएम क्या होता है, एलएसएम के जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा कैसे हम सेक्शंस को डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या मेथड्स हम अपनाते हैं। जैसे हमने डब्ल्यूएसएम के बारे में बात किया, उसमें कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं। जैसे वहाँ पे हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात किया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात किया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किया। सेम हमने बात किया एलएसएम में भी कि कैसे कैसे फार्मूलाज हमारे पास आते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, इन सब के बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोगों का है शियर स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, क्या शियर स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये थर्ड लेक्चर है। तो अगर अभी तक आप सभी ने पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरसीसी मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप जाइए और देखिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप सभी के कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर या नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है। ठीक है, बाकी अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो अगर हम बात करते हैं शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, ये क्या होता है। जनरली जो शियर फोर्स होता है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आ रहा है हमारा, क्या, शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शियर क्या होता है। कर्तन मतलब कि काट दिया गया कोई चीज़ है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या हमने ऐसे काट दिया यहाँ से ऐसे काट दिया, तो ये क्या होगा, मार्कर हमारा 2 पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा शियर, और जिस फोर्स के कारण ये कट के अलग हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम शियर फोर्स बोलते हैं। मतलब कि अगर हम शियर फोर्स की डेफिनेशन लिखना चाहें, जिसको अपरूपण बल या फिर कर्तन बल के नाम से जानते हैं, तो जब अवयव के किसी परिच्छेद पर कार्यरत बलों के कारण आसपास, ठीक है, आसपास के तल जो होते हैं एक दूसरे के सरकने की चेष्टा करते हैं। मतलब कि अगर कोई फोर्स लग रहा है इस पे, जो इसके जो जैसे यहाँ पे अगर से क्रॉस सेक्शन देखिए, जो कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो एक क्रॉस सेक्शन इसका ऊपर, जैसे ये क्या कहते हैं, ये देखिए मान लीजिए ये चीज़ है, इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा, इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा, मान लेते हैं ये जॉइंट हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर किसी फोर्स के कारण ये दोनों क्रॉस सेक्शन एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, यही जो फोर्स इस पर लग रहा है वही फोर्स क्या कहलाता है, वही हमारा शियर फोर्स या फिर कर्तन बल, जिसको हम अपरूपण बल के नाम से जानते हैं, कहलाता है। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर फोर्स हमने जान लिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जो शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स के कारण जो भी स्ट्रेस जनरेट होता है उस, जैसे इसमें मार्कर में क्या हो रहा है, मार्कर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये कट के अलग हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रेस इस मार्कर में उत्पन्न हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसी को क्या हम बोलते हैं, उसी को शियर स्ट्रेस बोल देते हैं। अब शियर स्ट्रेस की अगर बात करते हैं आरसीसी में, तो यहाँ पे क्या जो मतलब कि क्या महत्व होता है शियर स्ट्रेस का, बात करते हैं। अगर जैसे कोई बीम है, बीम पर ये कोई बीम हो गई, बीम पर अगर कोई लोड लग रहा है और बीम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे शियर के कारण ऐसे क्या होता है, कट जाता है। ठीक, बीम क्या होता है, शियर के कारण, यहाँ पे लोड लग रहा है, ये लोड के कारण इतना क्या होगा, ये सेक्शन हमारा नीचे चला आएगा, ये सेक्शन यहीं पे रह जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, शियर। मतलब कि इन्हीं सबको देखने के लिए, इन्हीं सबको जो है बचाने क्या करते हैं, हम शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, शियर स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं और सब कुछ सही करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद कहाँ पे कितना लोड आ रहा है, कितने लोड पर कितना शियर आएगा, क्या हम स्टील कितना प्रोवाइड करते हैं कि इसमें शियर नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि नॉमिनल जो शियर स्ट्रेस होता है वो आरसीसी में कितना डेवलप होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक है,
आप चाहे तो हमारे साथ साथ लिख सकते हैं, जो चीज़ें हम लिख रहे हैं यहाँ पे उसको कम से कम आप लिखिए, जिससे कि आपको क्या होता है फार्मूला जो होता है वो रिकॉल होता रहता है। चूँकि क्या होता है आरसीसी स्ट्रक्चर जो ये चैप्टर है यहाँ से आप सभी की थ्योरी बहुत कम है इसमें और न्यूमेरिकल ज़्यादा है, इसीलिए फार्मूला जब तक आप सभी को नहीं याद रहेगा तब तक आप सभी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए, तभी आप सभी को जाके थ्योरी याद होगी, सॉरी हाँ, तभी आप सभी क्या करेंगे एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, सामान्य, एक तरह से बोल सकते हैं सामान्य कर्तन अपरूपण बल। ठीक है, क्या नॉमिनल और मैक्सिमम कितना होता है, तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस अगर हम याद करते हैं, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, देखिए स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब हम कोई सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई सेक्शन है, ठीक है, ये कोई सेक्शन है जिसकी विड्थ बी है और टोटल गहराई डी है और यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट लगा हुआ, तो इसकी इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी। इन सब के बारे में हमने बात किया पहले के लेक्चर्स में कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया, तो आप वहाँ से जाके इन सबको देख सकते हैं। ठीक, तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, जब शेयर किसके कारण, जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो किस फोर्स के कारण आ रहा है, शेयर फोर्स के कारण आ रहा है। कोई भी मेंबर में शेयर फोर्स के कारण क्या हो रहा है, उसमें शेयर स्ट्रेस आ रहा है, तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, शेयर फोर्स। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स अपॉन में एरिया। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या हो जाएगा V, यहाँ से शेयर फोर्स को क्या कर रहे हैं हम V से प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा B इंटू डी। ठीक है, इसको हम स्मॉल b से अगर प्रदर्शित करते हैं, फिर अगर आप कैपिटल सीखते तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल सीखते तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू डी, ये क्या होगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना इसमें आएगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कि एक क्या करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है, अगर हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ज्ञात करना कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इस सेक्शन में कितना आएगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस में, तो हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल के आ जाता है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, टाउ मैक्स क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, या फिर लिख देते हैं हम B इंटू डी। ये क्या होता है हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाउ भी, इसको लिख दीजिए। ठीक है, या फिर नॉर्मली टाउ लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भी लिख देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है। वी मतलब शेयर स्ट्रेस, चूंकि हम शेयर फोर्स को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं वी से, इसलिए वी लिख देते हैं, जिससे हमको शेयर स्ट्रेस का पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई मेंबर होगा उसमें किस तरह से क्रैकिंग होगी, किस तरह से फेलियर आता है। अगर फेलियर की बात कर लेते हैं तो चलिए फेलियर की बात कर लेते हैं। फेलियर जो होता है वो दो तरह से होता है। ठीक है, कोई एक सेकंड, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो जो फेलियर होता है वो दो तरह से फेलियर होता है, एक तो हमारा शेयर फेलियर हो गया और दूसरा डायगोनल टेंशन होता है। ठीक है, डायगोनल टेंशन के कारण क्या होता है उसमें फेलियर आता है। तो अगर डायगोनल टेंशन या फिर जिसको डायगोनल कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, दो होता है, एक डायगोनल टेंशन होता है, एक डायगोनल कंप्रेशन होता है। तो इन दोनों को किस तरह से अगर परिभाषित कर सकते हैं, तो एक जैसे लोडेड बीम है, लोडेड बीम में क्या होता है जो क्षैतिज मतलब कि वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल
ठीक है। कंप्रेशन के कारण जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस पे लग रहे हैं उसके कारण जो उसमें फेलियर आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, डायगोनल टेंशन और डायगोनल फेलियर सॉरी कंप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। तो कोई बीम मान लेते हैं, ये कोई हमारे पास बीम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सपोर्टेड मान लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से मान लेते हैं क्या है कि ये सपोर्टेड है। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या होता है इफेक्टिव, क्या होता है कि इफेक्टिव ब्रेड्थ क्या होती है, टोटल ब्रेड्थ क्या होती है, इसके सब के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ फेलियर को अगर हम 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करें तो फेलियर इसमें आएगा वो 3D में कुछ किस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से फेलियर क्या होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है ये देखिए, एक तो ये अगर कोई चीज़ क्या कर रहे हैं हम खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं तो इसमें क्या होगा, टेंशन आएगा, तो ये डायगोनल टेंशन कहलाएगा। अगर कोई चीज़ इस तरह से, ये बीम है, बीम अगर इस तरह से ब्रेक हो रही है तो ये क्या हो रहा है, डायगोनल टेंशन कह रहा है। और इस तरह से अगर ये देख रहे हैं आप, ये अगर हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डायगोनल कंप्रेशन कहलाता है। ठीक, इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना आप सभी को। ठीक है, देखिए किस तरह से इसमें फेलियर आ रहा है। अगर बात करते हैं तो ये कोई बीम हम लेते हैं, ठीक है, ये कोई बीम हमारे पास है मान लेते हैं, ठीक है, और इस पर क्या कर रहा है, डब्लू लोड लग रहा है, तो इसमें फेलियर कैसे आ रहा है, फेलियर जो हमारे देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है फेलियर, सेम ऐसे भी, सेम ऐसे इधर भी। तो ये क्या होता है, फेलियर जनरली होता है हमेशा 45 डिग्री पे होता है, किस पे, 45 डिग्री पे फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, ये इधर से लग रहा है, ये इधर से क्या कर रहा है, सपोर्ट लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या डायगोनल टेंशन हो जाता है। क्या डायगोनल टेंशन क्या होता है, डायगोनल टेंशन। लेकिन अगर क्या है कि ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर यही चीज इस तरह से देखने को मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये डायगोनल कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन में अंतर होता है। ठीक है, ये 45, ये 45, ये डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन में जो होता है अंतर होता है। ठीक है, अगर और एक चीज़ बात कर रहे थे कि जो डायगोनल टेंशन और डायगोनल सही, जो डायगोनल टेंशन के कारण जो धरण की विफलता होती है, जो बीम का फेलियर होता है डायगोनल टेंशन के कारण, वो इसमें दिखाया गया है, और जो कंप्रेशन के कारण होता है वो ये दिखाएगा। ठीक, इतना आपको ध्यान देना होता है। इनके लिए क्या करते हैं, हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, ये फेलियर नहीं आते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं शियर रेनफोर्समेंट की, ठीक है, तो किस किस तरह से हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरी चीज़ें, थोड़ा बाकी फार्मूला जो चीज़ें हैं वो आगे आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम तेज लेके चलते हैं।
ठीक है, बात करते हैं शियर रेनफोर्समेंट को हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। शियर रेनफोर्समेंट को शॉर्ट में हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर बीम को क्या करते हैं, जो यूजुअली बीम हमारा होता है वो शियर में फेल होता है, ठीक है। तो किस तरह से, 3 तरह से क्या होता है जो शियर रेनफोर्समेंट दिया जाता है। एक क्या होता है इंक्लाइंड बार या फिर बेंट अप बार के रूप में, इंक्लाइंड बार, या इसी को हम बोल सकते हैं बेंड अप बार। क्या, बेंट अप बार के रूप में। दूसरा किस तरह से क्या करते हैं हम दे सकते हैं उसमें, दूसरा वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। स्टीरअप आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। छल्ला आपने गांव में सुना होगा, छल्ला सुना होगा, तो वो चीज़ क्या होता है वर्टिकल स्टीरअप्स होते हैं। और क्या होता है तीसरी तरह किस तरह से दे सकते हैं, स्टीरअप और इंक्लाइन बार दोनों अगर प्रोवाइड करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, बोथ स्टीरअप और बेंट अप बार या फिर इंक्लाइन बार दोनों अगर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये एक तरह से शियर रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। अब एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बेंट अप बार की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेंट अप बार को क्या होता है 45 से 60 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं मोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है शियर का क्या होता है शियर का क्या करता है, ये विरोध करता है, मतलब कि शियर में फेलियर को रोकता है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हमको बेंट अप बार ज्ञात करना तो बेंट अप बार क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है बेंट अप बार प्रोवाइड कैसे किया जाता है, ठीक। कोई बीम है, देखिए अगर ये कोई बीम है, ठीक, ये मेन रेनफोर्समेंट अगर लगी हुई है, ठीक है, ये मेन रेनफोर्समेंट लगी है, तो एक मेन रेनफोर्समेंट क्या होगी, यहीं से ये इसको ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक। इसका जो एंगल होता है ये 45 से 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 से 60 डिग्री होता है, जो जनरली होता है। कौन सा, ये जो एंगल, ये हमारा क्या कहलाता है बेंट अप बार कहलाता है, बेंट अप बार कहलाता है। इसका एरिया क्या होता है ASC, ठीक है। क्या होता है ASV, सॉरी एरिया ऑफ स्टील इन शियर, ठीक, एरिया ऑफ स्टील इन शियर। अब ASV का फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ बेंट अप बार हो गया। और नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास शियर फोर्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शियर फोर्स कितना आ रहा है, यहाँ पे शियर फोर्स हम बात करते हैं, ठीक है। शियर फोर्स कितना हो जाएगा, शियर फोर्स अगर हम VB बेंट अप बार के केस में क्या करते हैं हम शियर फोर्स अगर यहाँ पे निकालते तो शियर फोर्स बेंट अप बार के लिए कितना आएगा, स्ट्रेस बराबर क्या होता है फोर्स, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा SG से यहाँ पे क्या करते हैं हम स्ट्रेस को प्रदर्शित करते हैं। और एरिया कितना है इसका ASB, ये क्या हमारा शियर फोर्स निकल के आ जाएगा कि इस जो सेक्शन है इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ा सा चूँकि ये 45 डिग्री पे बेंट हो रहा है, जनरली होता है 45 डिग्री देता है, तो कितना जाए sin 45, और sin 45 का मान अगर हम दशमलव में निकालते हैं तो sin 45 का VB कितना हो जाएगा 0.707 सिग्मा SB इंटू ASB, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपसे का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर हम 60 अल्फा का मान 60, हमने क्या होता है 45 या 60 लेते हैं, तो अगर अल्फा का मान 60 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा का मान 60 लेते हैं तो ये 0.87 सिग्मा SB इंटू ASB हो जाता है। थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर 45, ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया किसके केस में, जब हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं तो उस पर शियर फोर्स कितना आएगा। अब इस शियर फोर्स के लिए क्या करेंगे, हम इस पे बेंट अप बार को प्रोवाइड करेंगे, जिस प्रकार से हमारा फोर्स आएगा जितना उसी हिसाब से क्या करेंगे, इसमें हम बेंट अप बार्स को देते हैं। अब हम स्टीरअप्स की बात कर लेते हैं। स्टीरअप्स क्या होता है, ठीक है। स्टीरअप्स हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया बेंट अप बार। स्टीरअप कई प्रकार के होते हैं, अगर हम स्टीरअप की बात कर लेते हैं, स्टीरअप्स,
ठीक है। अगर हम स्ट्रिप्स की बात करते हैं तो क्या होता है, ये बीम की लंबाई के साथ उपयुक्त दूरी तक सुदृढ़ीकरण, मतलब कि शियर रेनफोर्समेंट के चारों ओर स्टील की छड़ें लगाई जाती है। कैसी छड़ें लगाई जाती है? अब देखिए स्ट्रिप्स कैसा होता है। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास है, हमको 4 होता तो समझ में आता है। क्या होगा? एक रेनफोर्समेंट ऐसे होगा, एक रेनफोर्समेंट यहाँ होगा, दूसरा रेनफोर्समेंट यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, ये स्टीरप्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टीरप्स। स्टीरप्स गांव में इन्हीं को क्या बोलते हैं? छल्ला। आपने सुना होगा छल्ला। तो ये क्या होता है कि जो बार्स होते हैं, जो मेन बार्स हो गया हमारा, उनको ज्वाइन करने के लिए आपस में क्या करते हैं हम? स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा तार से क्या करते हैं? इसको बांध देते हैं। जैसे क्या होगा, कोई बीम का कॉलम है, कॉलम का क्या करना है हमको? जो रेनफोर्समेंट है वो खड़ा करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 रेनफोर्समेंट लेंगे, उसके बाद चारों, उसके में क्या करेंगे? एक छल्ला रहेगा, छल्ले की तरह ऐसे रहेगा, उस छल्ले को उसमें डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक मिनिमम स्पेसिंग पर, जैसे कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक है, बीम पे क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पर क्या करेंगे? इसको डाल देंगे। ठीक, ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, बीम पे क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तार होता है, एक छोटा पतला पतला तार होता है स्टील का, उससे क्या करते हैं? इसको टाइट यहाँ पे बांध देते हैं। स्ट्रिप्स को क्या करते हैं हम? रेनफोर्समेंट से बांध देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रिप्स कहलाता है। ठीक, जो साधारणतः क्या होता है, स्ट्रिप्स जो होता है वो कितने डाया का लिया जाता है? 6 mm से 12 mm का क्या होता है? इतने डाई का बार जो स्ट्रिप्स में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आजकल 8 से 12, 6 से 12 मतलब 8 से 12 भी हो जाता है। ठीक है, और अब कितने प्रकार के स्ट्रिप्स होते हैं? अगर स्ट्रिप्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा आता है सिंगल लेग्ड स्ट्रिप। अब लेग की बात क्या होती है? एक मिनट, सिंगल लेग्ड स्टिरप्स। एक होता है डबल लेग्ड स्टिरप्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 4 लेग और 6 लेग। ठीक है, 4 लेग्ड स्टिरप्स और फोर्थ हमारा आ जाता है 6 लेग्ड। ठीक, अब जैसा कि आपको ये फिगर दिखाया गया, हम एक करके सबके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई हमारा टी बीम बना हुआ है। ठीक, अब सिंगल लेग की बात करते हैं तो क्या होगा? ये कोई टी बीम बना हुआ है। अब इसमें क्या है? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया गया? एक रेनफोर्समेंट यहाँ है और एक रेनफोर्समेंट यहाँ है। ठीक, ये जो रेनफोर्समेंट जा रही है और यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट जा रही है, इस रेनफोर्समेंट को इस रेनफोर्समेंट से जोड़ने के लिए यहाँ पे जो लगी है, इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम? सिंगल स्ट्रिप्स क्या करते हैं? इसको प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होगा? सिंगल लेग्ड स्ट्रिप। क्या होगा? सिंगल लेग्ड स्ट्रिप इसको बोल देते हैं। और डबल लेग की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था बना के 1 2 3 4 कैसे पहचानेंगे सिंगल लेग डबल लेग, उसको बात कर लेते हैं। अगर ध्यान दीजिए, वर्टिकल लाइंस कितनी आपको दिख रही है? यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी दिख रही है? 1। यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितनी दिख रही है? 2। अगर हमको 4 लेग स्टेप करें, 1 लाइन तो 1 लेग सिंगल लेग, 2 लाइन वर्टिकल लाइंस तो डबल, मतलब कि डबल लेग, 4 लाइन अगर हो जाएगी। जैसे अब हमको इसी को और लंबा थोड़ा सा कोई बीम बनाना हुआ, कोई बीम बनाना हुआ, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये एक हो गया, ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो ये क्या होगा? 4 लेग्ड स्ट्रिप। ऐसे ही अगर इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और एक बार अगर इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा? ये कुछ, ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6,
तो ये क्या होगा, 6 लेग्ड स्टीरअप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ स्टीरअप्स के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिंग कितनी दी जाती है, ये जो स्टीरअप्स लगाए जाते हैं, अब ध्यान दीजिएगा स्टीरअप्स कैसे लगाए जाते हैं। एक सेकेंड, ये होगा, समझ में आ गया आई क्या पता को। ठीक है, कि सिंगल लेग क्या होता है, डबल लेग क्या होता है, 4 लेग क्या होता है, 6 लेग क्या होता है। अब स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप्स कैसे, ये तो आप जब क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये कोई बीम थी, बीम का क्रॉस सेक्शन आप सामने से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा था आपको, स्टीरअप्स ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर आप स्टीरअप्स को क्या कर रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, कोई बीम बनी हुई है, बीम को आप टॉप से देख रहे हैं। ठीक, अगर ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, बीम को क्या कर रहे हैं आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको स्टीरअप्स कैसे दिखेगा, पूरा उसका दिखेगा कि कितना एरिया है। ठीक, क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अगर आप स्टेप्स को यहाँ से या फिर यहाँ से टॉप से या फिर फ्रंट से देख रहे हैं, तो बीम कैसा दिखेगा, तो स्टेप्स कैसे दिखेंगे, ये बीम दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप्स ऐसे दिखेंगे आप सभी को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए उसकी बात कर लें। तो इसके लिए स्पेसिंग बिटवीन स्टेप्स, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, इसके लिए क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है वी एस से, जिसको प्रदर्शित करते हैं। वी एस पर क्या होता है, ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी, मतलब कि उस पर फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स, और इंटू डी बाई एस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब यहाँ पे डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ हमने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन में, जब हम आपको पढ़ाए थे, यहाँ से देखिए इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। ठीक है, डी बराबर क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ए एस बी आप जानते ही हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। सिग्मा एस बी आप जानते ही हैं, सिग्मा एस बी क्या होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टीरअप्स। ठीक है, और क्या है, एस, एस क्या होता है, अगर एस की बात करते हैं, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स। ठीक है, यही क्या होता है हमारे, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स हो जाते हैं। ठीक है, और वी एस क्या होता है, अब वी एस क्या होता है, अगर वी एस की बात करते हैं तो शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स बोर्न बाई, शियर फोर्स बोर्न बाई स्टीरअप्स। स्टीरअप्स के कारण कितना शियर फोर्स उसमें आ रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, स्टीरअप्स याद करने का जनरल सा फॉर्मूला होता है जो आईएस कोड ने हमको दिया है। ठीक है, स्टेप्स क्या होता है ये हमने आपको बता दिया कि स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको अगर डायरेक्टली इस तरह से लिखना चाहें तो यहाँ से आप ये तो फोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, ए एस बी सिग्मा एस बी डी अपॉन में वी एस, ये हो गया स्टीरअप्स का फार्मूला। ठीक है, स्टेप फाइंड आउट करने का फार्मूला ये हमारे पास निकल के आता है। या फिर एक हमारे पास और जो आईएस कोड ने स्टैंडर्ड दे रखा है कि 0.75D। ठीक है, और 0.75D और 300 mm, ये तीन चीज आईएस कोड ने बताया है। अब आईएस कोड फिर क्या कहता है, इन तीन चीज़ों को बताने के बाद आईएस कोड कहता है कि इन तीनों में से क्या है जो सबसे कम आता है। ठीक, जो सबसे कम आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप्स के बीच की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिंग हो जाएगी स्टेप्स के बीच की। ठीक है,
और डी क्या है यहाँ पे, डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो डी जो यहाँ पे होता है ये इफेक्टिव डेप्थ होता है, इफेक्टिव डेप्थ हो जाता है डी। ठीक है, तो ये हो गया कि स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स कितना दिया जाता है। ठीक है, स्टेप्स क्या होता है आपको पता चल गया सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर LSM, ये तो WSM के अकॉर्डिंग था, अगर हम LSM के अकॉर्डिंग देखें, ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग था, WSM के अकॉर्डिंग। अगर हम LSM के अकॉर्डिंग, चूँकि देखिए आपको यहाँ पे LSM WSM दोनों के बारे में पढ़ना है, जो स्पेसिफाइड आपसे भी दिया गया है सिलेबस, उस पर WSM LSM दोनों के बारे में बताया गया, तो हमको यहाँ पे LSM और WSM दोनों के बारे में देखते हुए चलना है। तो जो आपको समझ में आए वो आप याद कीजिए, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड बोल देता है कि क्वेश्चन में कि आप अकॉर्डिंग टू WSM सॉल्व कीजिए, इसको लगाइए, निकाल के बताइए हमको, तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे जो LSM का फॉर्मूला हो जाता है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है लोगों को याद करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं कहता तो आपको जो फार्मूला याद है आप उसी फार्मूले से क्या कर सकते हैं, इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टेप्स के बीच का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की LSM के अकॉर्डिंग, तो कुछ नहीं होगा। देखिए ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग हो गया, WSM के अकॉर्डिंग। अब अगर हम LSM के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा और स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस कितना दिया जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस हो जाएगा 0.87 FY लिया जाता है। ठीक है, LSM में इनटू क्या हो जाएगा, D इंटू ASP अपॉन VS। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, LSM के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, LSM ये सब कुछ नोट्स में लिखा गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम कब कितना शेयर फोर्स जो प्रोवाइड, शेयर जो स्टेप्स है वो कब कितना शेयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कितना स्टेप शेयर एनफोर्समेंट या फिर बोल सकते हैं कितना स्टेप्स क्या करते हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। कौन सी कंडीशन ऐसी होती है, क्या ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, सॉरी कौन सी कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बताते हैं कि जो स्टीरअप्स है वो, सॉरी जो शेयर एनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी या फिर ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी या फिर मिनिमम प्रोवाइड की जाएगी या फिर प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, नो शेयर। ठीक है, नो शेयर का क्या हो जाता है, अगर जो उस पर शेयर आ रहा है वो कम होता है किससे, जो कंक्रीट पर शेयर स्ट्रेस आ रहा है उसके बटे 2 से। ठीक, मतलब कि इनकमिंग शेयर स्ट्रेस, नो शेयर की कौन सी कंडीशन होती है, इनकमिंग शेयर स्ट्रेस इज लेस देन जो कंक्रीट का शेयर स्ट्रेस है उसके हाफ के से अगर कम आ रहा है तो शेयर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो उस पर शेयर स्ट्रेस आ रहा है, कोई बीम है, बीम पर जो भी शेयर स्ट्रेस आ रहा है, ये जो बीम है इस बीम पर जो भी शेयर स्ट्रेस आ रहा है, अगर इस बीम का जो बीम पर शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो शेयर स्ट्रेस जो कंक्रीट का शेयर स्ट्रेस है, एक्चुअल शेयर स्ट्रेस है कंक्रीट का, उसके बटे 2 से कम है तो नो शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, नो शेयर रेनफोर्समेंट, इसको हम लिख सकते हैं टाउ V इज इक्वल टू टाउ C बाई 2। ठीक है, यहाँ पे नो शेयर रेनफोर्समेंट हो जाएगा। और मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितना होगा, ठीक है, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट की अगर बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट की, तो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करेंगे और कितना प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम शेयर कब कहलाएगा, जब टाउ V बराबर टाउ C बाई 2 हो जाए,
तो ये हमारे मिनिमम शियर की कंडीशन हो जाती है, या फिर इसी को बोल सकते हैं टाउ बी बराबर टाउ सी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मिनिमम शियर का कंडीशन होता है। लेकिन जब अगर मिनिमम शियर आ रहा तो इसमें कितना हम क्या करेंगे, स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे 0.87 FY/ASB D अपॉन में 0.4B, इतनी स्पेसिंग क्या करते हैं हम प्रोवाइड करते हैं अगर मिनिमम शेयर की कंडीशन है तो। ठीक है, और अगर मैक्सिमम शेयर की कंडीशन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर की कंडीशन की बात करते हैं। मैक्सिमम शेयर कब आएगा, मैक्सिमम शेयर की अगर बात करते हैं टाउ से क्या टाउ भी क्या हो जाएगा, टाउ सी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो टाउ वी है वो टाउ सी से बड़ा हो जाएगा, लेकिन टाउ सी मैक्स से छोटा हो रहा है। ठीक है, तब क्या करते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम शेयर की हमको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे टाउ वी क्या है, टाउ वी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, टाउ सी क्या है, शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है, और जो टाउ सी मैक्स है, टाउ सी मैक्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस बाय कंक्रीट। मैक्सिमम जो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेस आ रही है, जो मैक्सिमम कंक्रीट की शेयर स्ट्रेस है, वो जो कंक्रीट की शेयर स्ट्रेस है उससे तो अधिक होनी चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम कंक्रीट की शेयर स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या करते हैं, वो जनरल शेयर, सॉरी ये मैक्सिमम नहीं, जनरल शेयर क्या होता है, जनरल शेयर। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी जनरल शेयर की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में ये चैप्टर हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ ऑफ आरसी बीम। ठीक है, इसकी अगर बात कर लेते हैं कि बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, ये तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपकी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ ऑफ आरसी बीम, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ ऑफ आरसी बीम, जो रेनफोर्स्ड बीम है, कंक्रीट बीम है, उसकी जो बॉन्ड प्रबलित कंक्रीट खंडों की अभिलावक सामर्थ्य तथा विकास लंबाई। ठीक है, तो बॉन्ड इन आरसी कंक्रीट जो होता है, ठीक है, वो इस्पात के छड़ तथा जो कंक्रीट होती है, इनके बीच में जो आपस में बॉन्डिंग होती है वही बॉन्ड स्ट्रेस, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, एडहेजन या फिर सरफेस रेजिस्टेंस जो होता है उसी क्या बोल देते हैं, बॉन्ड बोल देते हैं। जो बॉन्ड होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट बॉन्ड या फिर जिसको एंकरेज बॉन्ड बोल देते हैं, और दूसरा क्या होता है, लोकल बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड होता है ये दो तरह का होता है, एक एंकरेज या फिर डायरेक्ट बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड या एंकरेज बॉन्ड, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्ड या फिर एंकरेज बॉन्ड, और दूसरा हमारा होता है कि लोकल बॉन्ड। अब ये क्या होता है, ये क्या मसला है, ये इसको पढ़ना जरूरी है ना। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, इसको हम टाउ बीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी। अब ये क्या मसला है, सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं। ये तो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है, सीधा आता है, और एक लोकल होता है, स्थानीय बॉन्ड होता है, मतलब कि नॉर्मल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस, तो इस्पात व कंक्रीट की संपर्क सतह के बीच जो प्रति mm², ठीक है, क्या होता है, पर mm² क्षेत्रफल पर जो उत्पन्न जो बॉन्ड होती है, जो पकड़ उत्पन्न होती है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बॉन्ड स्ट्रेस बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस बोल देते हैं। जो कंक्रीट और स्टील की जो पर mm² एरिया, ठीक है, कोई बीम है, बीम में से क्या करते हैं, पर mm² जो एरिया होती है,
ठीक है। इस पर जो बॉन्ड लगता है उसको हम बॉन्ड स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेस, इस पर जो पकड़ होता है, इस पकड़ प्रतिबल होता है, बॉन्ड स्ट्रेस होता है, वही क्या करता है बॉन्ड स्ट्रेस कहलाता है। बॉन्ड स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ली जाती है, जो कि न्यूटन पर एम एम स्क्वायर नाम से आपको पता चलता है फोर्स पर एरिया, ठीक। 1 mm स्क्वायर एरिया पर जो बॉन्ड फोर्स लग रहा है, जो पकड़ बल लग रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेस बोल देते हैं, टाउ बी डी, ठीक है। ये टाउ बी डी हो गया। अब अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की बात कर लेते हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ आपको नाम से पता चल रहा है, ये कोई बीम है। बीम में आपने जनरली देखा होगा, ये तो मेन रेनफोर्समेंट होती है, ये मोड़ क्यों दिया जाता है, ये मोड़ा क्यों जाता है, हम क्यों ना ऐसे प्रोवाइड कर दें, ऐसे भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉन्ड को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको मोड़ देते हैं, और ये जितनी लंबाई यहाँ से मुड़ी होती है, जो मेन रेनफोर्समेंट से अधिक लंबाई जो बढ़ी होती है, इसी को क्या बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। क्या डेवलपमेंट लेंथ, यही हमारा क्या कहलाता है डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है, ठीक है। आपको डेवलपमेंट लेंथ के बारे में समझ में आ गया। अब डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई कितनी होती है, कितना हम डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं, अगर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ जो होता है वो जो टेंसाइल जो छड़ होते हैं, टेंसाइल रेनफोर्समेंट होते हैं, उसके लिए कितना दिया जाता है, एल डी डेवलपमेंट लेंथ 0.87 FY 5 अपॉन में कितना होता है 4 टाउ बी डी, 4 टाउ बी डी। ये क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, किसके लिए, टेंशन के लिए, टेंशन के लिए डेवलपमेंट लेंथ ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कंप्रेशन के लिए क्या हो जाता है, एल डी कंप्रेशन के 0.87 FY 5 अपॉन में 5 टाउ बी डी हो जाता है, किसके लिए, कंप्रेशन के लिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम संपीड़न के लिए जो होता है, तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है, जो कंप्रेशन के लिए होता है, ये एल डी जो होता है ये 24/5 से कम नहीं होना चाहिए, 24/5 से नॉट लेस देन 24/5 कंप्रेशन के लिए, ठीक है। इतना तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नॉट लेस देन 24/5 ये हम प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। जबकि ये आपको समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट किसके लिए कितना प्रोवाइड करते हैं। ये डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे के एग्जाम से देखने को अधिकतर मिलते हैं, इसलिए आप डेवलपमेंट लेंथ को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार, जो स्थिरण होता है, एंकरेज जो लेंथ होती है, अब एंकरेज लेंथ की बात कर लेते हैं। तो एंकरेज लेंथ क्या होता है कि ये तो डेवलपमेंट लेंथ हो गया, कितना मोड़ जाता है। अब ये आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, जैसे अभी आपने आपको बताया, इस तरह से बताया आप सभी को ना, हमने आप सभी को क्या बताया, स्टीरप्स के बारे में बताया, किसके बारे में, स्टीरप्स। वहाँ पे हमने कुछ ये कुछ बार्स थी, इन बार्स को हमने क्या किया था, ऐसे जोड़ के रखा था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बार्स को कुछ इस तरह से हम जोड़ के ऐसे मोड़ दे रहे हैं। ये जो मोड़ रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, एंकरेज बार बोलते हैं। क्या एंकरेज बार, कितना एंकर कर दिया जा रहा है उसको स्टेप्स के लिए, ये हमको एंकरेज लेंथ कराता है। क्या होता है, इसी को हुक बोल देते हैं, ठीक है। क्या होता है, छड़ों का स्थिर जो एंकर होता है, छड़ के सिरे पर मानक हुक बना कर होता है, मानक मोड़ देकर इसी को हुक बोल देते हैं, ठीक है। हुक बोल देते हैं इसी को, ये हमारा क्या कहलाता है, एंकरेज बार कहलाता है, ठीक है। अब कब कितना दिया जाता है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार, एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार, तो देखिए एक तो क्या कर सकते हैं हम, इसको 45 डिग्री पे मोड़ सकते हैं, दूसरा हम 180 पे मोड़ सकते हैं और 90 पे मोड़ सकते हैं। देखिए अब देखिए
सबसे पहले क्या कर रहे हैं इसको, ये क्या किया हमने, इसको 90 डिग्री पे मोड़ दिया। दूसरा हम बना रहे हैं, हमने इसको 45 डिग्री पे मोड़ दिया। इसी प्रकार क्या कर दे रहे हैं हम, 180 डिग्री पे मोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या किया हमने, 180 डिग्री पे मोड़ दिया। एक सेकंड, ठीक है, ये क्या किया, इसको हमने 180 डिग्री पे मोड़ दिया। अब एंकरेज लेंथ कितना रखते हैं, ठीक है, फाई क्या होता है, फाई इसका डायमीटर होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी फाई आपको देखने को मिलेगा, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, किसका, जो बार हम यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर बेंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेमी सर्कुलर बेंड के लिए क्या करते हैं हम, ये 16 फाई, कितना 16 फाई लेते हैं, 16 फाई सेमी सर्कुलर बेंड के लिए क्या करते हैं हम, 16 फाई, टोटल 16 फाई लेते हैं। ये हमारा जो यहाँ से ये इतना सीधा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा 4 फाई होता है टोटल, कितना 4 फाई, और ये जो रेडियस हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा 12 फाई होता है, कितना 12 फाई ये हो जाता है और 4 फाई हो जाता है, टोटल हमारा 16 फाई हो जाता है। बाकी हमारा लेंथ हो जाता है, जितना हमको आवश्यकता होती है वो हमारी लेंथ हो जाती है बार की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 45 डिग्री के केस में, तो 45 डिग्री के केस में या फिर 135 डिग्री के केस में क्या करते हैं हम, इसको 12 फाई लेते हैं, कितना 12 फाई टोटल लेते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम क्या, 135 या 45 डिग्री बेंड के केस में ये कितना होता है, ये 6 फाई हमारा ये हो जाता है, 6 फाई, और 6 फाई हमारा ये क्या होता है, ये जो बेंड करते हैं 6 फाई ये हो जाता है। ये किसके केस में लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 135 या फिर 45 डिग्री बेंड के केस में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री बेंड में, 90 डिग्री बेंड पे क्या करते हैं हम बात कर लेते हैं, तो 90 डिग्री बेंड पे क्या होता है, 8 फाई टोटल हम लेते हैं, कितना 8 फाई यहाँ से लेते हैं, और ये हमारा क्या होता है 8 फाई, ये हमारा 8 फाई हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये आप सीख रहे बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको यहीं नहीं, अगर आप कहीं तैयारी करने जाते हैं तो आपको वहाँ भी ये चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, ये हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ है तो उसी को देने के लिए क्या करते हैं हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अब ये चीज़ें हमको कहाँ पे काम आएंगी, जैसे आप कहीं मान लेते हैं साइड पे कोई मिस्त्री है, उसने आपसे पूछ लिया कि सर आप इंजीनियर, आपसे पूछा उसने सर ये लेंथ कितनी रहेगी, इसको कितना मोड़ा जाए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कैसे, जब आपको पता नहीं रहेगा, अगर वहाँ पे आपको पता है कि 90 डिग्री का बेंड देना है आपको सभी को, तो 90 डिग्री का बेंड देना है तो वहाँ पे 8 फाई रहेगा, जितना उसका डायमीटर, जैसे 12 mm का डायमीटर रहेगा तो 12 8 196, तो 196 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 196 mm में लिया जाता है। ठीक है, 196 mm क्या हो जाएगा, ये बढ़ा दे देता है, ये mm में रहेगा तो mm में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, जिस भी यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में क्या हो जाता है, इसको ले लिया जाता है। ये क्या होगा, एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार हो गया। ठीक है, छठ के प्रत्येक 45 डिग्री का जो एंकरेज वैल्यू होता है वो 4 फाई लिया जाता है, प्रत्येक 45 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक 45 डिग्री का कितना लिया जाता है, वो 4 फाई लिया जाता है। ध्यान से इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक 45 डिग्री के बेंड के लिए 4 फाई लिया जाता है। ठीक है, तो 135 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 135 डिग्री का लेते हैं तो 4 तिहाई 12 फाई हो जाएगा। 180 डिग्री लेते हैं तो 16 फाई हो जाएगा। ऐसे से 90 डिग्री लेते हैं तो 4 दूनी 8, मतलब कि 8 फाई हो जाता है। बाकी अगर कोई और बेंड इससे दिया नहीं जाता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी।
ठीक है। इसको स्टैंडर्ड हुक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपसे इसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो 180 डिग्री का बेंड होता है उसको आप स्टैंडर्ड हुक के नाम से भी जानते हैं। ये जो 180 डिग्री या फिर यू हुक के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या, यू हुक या फिर इसको स्टैंडर्ड हुक, इन सब नामों से क्या करते हैं आप इनको जानते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिप्स व टाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये जरूरत नहीं है आप सभी के लिए। ये तो हो गया। अब जो स्ट्रिप होता है उसमें कैसे इसका यूज करते हैं, अभी हमने आपको बताया ना एक बना के, सॉरी, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, स्ट्रिप्स में यूज करते हैं। आपको जब आपने कहीं देखा होगा कहीं पे आपको ऐसे मोड़ा हुआ मिल जाएगा, कभी कभी क्या होता है आप सभी को ये चीज़ ऐसे मोड़ी हुई मिल जाती है, ठीक। ये 90 डिग्री का 180, वो 45 का होगा, ठीक है। और 180 क्योंकि आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 180 का यू हुक हो जाता है, स्टैंडर्ड हुक हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैप्स इन रिइंफोर्सिंग बार, ठीक है। आपको समझ में सारी चीज़ें इतनी आ गई होंगी। हाँ, एक चीज़ और, कोई बार है हमारे पास, अगर वो बार जो मैन्युफैक्चर होके आती है, जो वहाँ से क्या होती है फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आती है, वो जनरली 13 मीटर की बार आती है मैन्युफैक्चर होके, ठीक है। लेकिन अगर हमको और लंबी बार चाहिए, ठीक है, क्या और लंबी बार चाहिए, तो क्या करते हैं हम, उसको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। हमको 20-25 मीटर की बार हमको जोड़नी है, 20-25 मीटर लंबा क्या करना, हमको कोई क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे आपने कॉलम के केस में देखा होगा, ये कोई कॉलम होता है, कॉलम में क्या होता है, ऐसे बार्स निकले रहते हैं, ठीक है, ऐसे बार्स क्या होते हैं, निकले रहते हैं। ये हमको इतना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर हमको स्ट्रक्चर फिर से बनाया 2 मंजिला 3 मंजिला, मतलब 2 स्टोरी 3 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, तो हमको कितना यहाँ पे लैप लेंथ, ये लैप लेंथ कितना देना होगा, इसके बारे में अगर बात करते हैं, लैप लेंथ कितना दिया जाता है। तो जो लैप लेंथ होता है वो तना छड़ों की जो चढ़ाव लंबाई, वो हुक के जकड़न मान सहित एलडी या फिर 35 से जो भी अधिक लेनी चाहिए, ठीक है। एलडी क्या होता है, ये जो होता है लैप लेंथ, ये लैप लेंथ कितना होता है, एलडी या फिर 300 mm 305 में जो भी अधिक आए। अब एलडी क्या होता है, एलडी हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ कितना होता है, सिग्मा एस टी, यहाँ पे स्टील का ले रहे हैं, इंटू 5 मतलब कि डायमीटर ऑफ इंटू 4 टाउ बी टी, ये डेवलपमेंट लेंथ होता है, या फिर 35। इन दोनों में से जो भी अधिक आए, जो भी अधिक आए वो लेते हैं। लेकिन 200 mm या 15 फाई, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, ठीक है, इससे कम हमको नहीं लेना है, जो भी हो चाहे जो हो जाए, ठीक है। टाउ बी डी आप जानते ही हैं क्या होता है, अनुज्ञेय विलॉग स्ट्रेंथ, मतलब कि परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। अब संपीड़न की, ये होगी टेंशन के क्षेत्र में, ठीक है। टेंशन के लिए क्या करते हैं, ये टेंशन के लिए होगा। लेकिन अगर हमको कंप्रेशन के लिए करना है, तो कंप्रेशन के लिए क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था ये 5 एलडी का मान कंप्रेशन के लिए हमने कितना पढ़ा था, 5 टाउ बी डी, ठीक है। ये कंप्रेशन के लिए हो जाता है, कंप्रेशन के लिए, ठीक है। कंप्रेशन के लिए इतना, या फिर 24 फाई, इतने से कम नहीं होना चाहिए। इनमें से जो अधिक हो उसी को लेना है हमको, ठीक है। जब तो असमान छड़ों, मतलब विभिन्न व्यास की छड़ों को क्या करता है, आपस में चढ़ाव दिया जाता है। तो चढ़ाव में जो लैप लेंथ होता है उसको ज्ञात करने के लिए छोटे व्यास की छड़ ली जाती है। जो अगर दो क्या करते हैं, एक 12 mm की रॉड है
और एक 16 mm की रॉड है। अगर इसका हमको लैप लेंथ ज्ञात करना है, कितना लैप हमको देना है जब उसको अगर जोड़ना हुआ, तो क्या करते हैं उसमें जो फाई का मान लेंगे, वो फाई का मान कितना लेंगे, 16 mm ना लेके जो 12 mm का है वो लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो डायमीटर जिसका छोटा होगा वो डायमीटर क्या करते हैं हम लेते हैं। और अगर बात करते हैं जो टॉर्क छड़ों के लिए क्या कहते हैं, विरूपित छड़ों के लिए के सिरों पर हुक नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इनके सिरे 90 पर मोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रही आप सभी का पूरा ये चैप्टर बॉन्ड डिस्टेंस एंड डेवलपमेंट लेंथ, और आप सभी का जो पहला चैप्टर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। ठीक है, आपकी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में, और उसके बारे में एक न्यूमेरिकल आप सभी के से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम संपूर्ण सिंगली रेनफोर्स बीम का कैसे हम डिजाइन करते हैं, क्या क्या चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है, क्या क्या डिजाइन स्टेप होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी जो दोस्त हैं आप सभी के उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।